लेक्चर में हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि 14 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेनली हर यूनिट से, हर टॉपिक से क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या क्या लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं आपको सिर्फ वो प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी अभी ये फोर्थ सेम की इंग्लिश है उसके सारी ही यूनिट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसमें कि मेनली आपका ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन था और उसका सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब उस टॉपिक से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, ट्रांसलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, व्हाट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेरी ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लीगल ट्रांसलेशन क्या होता है, तो ये सारे आंसर उस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। देन शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, लिटरल और फ्री ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो ट्रांसलेशन है वो एक साइंस है, आर्ट है या क्राफ्ट है, ये आपको बताना है। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में किए होंगे, जहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री के लिए पूछा जाता था, हिस्ट्री साइंस है, आर्ट है या वो कोई और ब्रांच, कोई और सब्जेक्ट है। इस तरीके से मेनली साइंस और आर्ट को लेकर डिबेट रहता है, जैसे कि साइंस में और बाकी सब्जेक्ट्स में सेम यहाँ पे ट्रांसलेशन को पूछा गया है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक सिंपल प्रोसेस है, बट आपको बताना है कि वो साइंटिफिक वे में होता है या फिर एक तरीके से कहानियों पे, किस्सों पे डिपेंड करता है, मीन्स वो आर्ट है या साइंस है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये जो ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंस है ये आपसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है। मेनली इंडिया एक मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, तो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की हिस्ट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो मेनली हमने इसको बाइबल, मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स का इस चीज़ पर डिबेट है कि बाइबल सबसे पहली वो बुक थी जिसका ट्रांसलेशन हुआ था, एंड मुगल पीरियड में भी काफ़ी सारा ट्रांसलेशन हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप इस हिस्ट्री में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन अ मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे फ्री ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन के बीच में डिफरेंस, तो मतलब एक तरीके से दोनों को आपको डिटेल में बताना है, तो डिफ्रेंशिएट करके आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट 2, जिसमें था आपका यूजिंग ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आप कितने टाइप के टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, मेनली ये आपका टॉपिक था। ठीक है, तो यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, सो व्हाट इज़ ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी। ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जनरल ट्रांसलेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट डू यू मीन बाय मशीन ट्रांसलेशन, कितने टाइप का ये होता है, और ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये TMS भी करके आपको लिखा मिल सकता है, और जो मशीन ट्रांसलेशन है उसमें भी ऐसे काफ़ी सारे आपको एब्रीवेशंस मिल जाएंगे, तो आप उन पे थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, तो हिस्ट्री मैंने जो फोर्थ सेम की सेकंड यूनिट है उसके नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इस बुक की भी एक मैंने PDF अपलोड की थी, उसमें सारी हिस्ट्री दी गई है, तो ईयर वाइज आप याद रखें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पहले आई थी, किस टाइप से हमने उनका ट्रांसलेशन में यूज़ करना शुरू किया है। ठीक है, जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है, मीन्स CAT यहाँ पे पूछा गया है, इसके फंक्शंस और टाइप्स पूछे हैं। देखिए CAT या MAT कोई भी एक आपको आ सकता है, तो आप दोनों को ही अच्छे से कवर करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट 3, जिसमें कि हमारे ड्रामाज, फिक्शंस, शॉर्ट स्टोरीज और पोइट्रीज हैं अब आने वाली सारी यूनिट्स में, तो वो आपके लिए काफ़ी सिंपल रहने वाली हैं, बिकॉज अगर आपको समरी पता है तो आप सारे ही आंसर इजीली लिख पाएंगे। बट क्योंकि इस बार जो आपका पेपर होने वाला है थोड़ा सा लास्ट सेमेस्टर से डिफ़िकल्ट हो सकता है, फोर्थ सेम की जो इंग्लिश है, तो आप इस बार क्या करके जाएं, साथ ही साथ ना आप 2-3 चीज़ें और करें। पहला तो ये कि जो भी आपके राइटर्स या पोइट हैं उनकी भी थोड़ी सी डिटेल्स आप पढ़ लें। ठीक है, पूछे जाने की थोड़ी सी संभावना है यहाँ पर।
तो पहला क्वेश्चन है जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। ये जो टाइटल दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, होम एंड द वर्ल्ड, तो ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना सुटेबल है इस स्टोरी को, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन वर्शिप इन होम एंड द वर्ल्ड। इसमें जो एक नेशन वर्शिप का कॉन्सेप्ट है उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है डिटेल में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है इस ड्रामा में, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो होम एंड द वर्ल्ड की थीम है उस पर आपको पहले तो थीम आपको आइडेंटिफाई करनी है, देन आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अब इस स्टोरी में हमने 3 ही कैरेक्टर्स पढ़े थे, निखिल, संदीप एंड दूसरी यहाँ पे बिमला है जो हमारा मेन कैरेक्टर है, ठीक है। सॉरी, शायद बिमला पे मैंने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डिस्कस किया है, बट बिमला का जो कैरेक्टर है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो निखिल की सिस्टर थी रानी, होम एंड द वर्ल्ड से, तो रानी कौन थी और उसका कैरेक्टर स्केच भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चारों कैरेक्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। नेक्स्ट इसी यूनिट में हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था रेवेन्यू स्टैम्प, जिसको अमृता प्रीतम ने लिखा है। तो इसमें आपसे पूछा है अमृताज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स दी राइटिंग्स वो आपको बताना है। मेनली कितनी ऑटोबायोग्राफीज, कितने ड्रामास, फिक्शन या क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, थोड़ी बहुत आपको उनकी डिटेल्स देनी है, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो लाइफ थी, मतलब जो हमने रेवेन्यू स्टैम्प को कवर किया है जिस वीडियो में, उसमें आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी डिटेल्स, अदरवाइज टेलीग्राम पे PDF भी है, ठीक है। तो इनकी जो लाइफस्टाइल थी, इनकी जो लेगेसी थी, उस पर आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। और उसके अलावा इनकी अर्ली लाइफ, मतलब इनकी मतलब जो मदर थी उनके गुजर जाने के बाद में इनका बचपन कैसा रहता है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपसे पूछा है हाउ शी स्टार्ट हर करियर एज अ पोइट। एज अ पोइट उनका करियर कैसे स्टार्ट होता है, क्या बचपन से उनको इंटरेस्ट था पोइट्रीज में, या कैसे ये चीज़ उनके अंदर डेवलप हुई और कैसे उन्होंने इस चीज़ को पीक तक पहुंचाया, ठीक है। और देखिए, जो एक क्वेश्चन इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपसे पूछा जा सकता है, इनका जो रिलेशनशिप था साहिर के साथ, उसके बाद में भी ये एक लिव इन रिलेशनशिप में रही, क्योंकि जो साहिर के साथ में इनका रिलेशनशिप बताया जाता है वो 1 साइडेड था, ठीक है। उसके बाद ये नवाज के साथ रही रिलेशनशिप में, जो कि लिव इन रिलेशनशिप था, ठीक है। तो उस टाइम पे तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सा टॉपिक था वो, तो कैसे उन्होंने उस चीज़ को मैनेज किया वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट 4, जो कि आंसू और कबीर 2 पोइट्रीज़ हैं। तो देखिए, पोइट्रीज़ में मैं आपसे सिंपल इतना ही कहना चाहूँगी, बेसिक मतलब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो पोइट से या पोइट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारे स्टैंजास की आपको एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कबीर के जितने भी 6 स्टैंजास हैं, 6 की 6 मैंने एक्सप्लेनेशंस मतलब यूट्यूब पे वीडियोस तो अपलोड हैं ही, साथ ही साथ उनके जो नोट्स हैं वो भी मैंने PDF में अपलोड किए हुए हैं, तो टेलीग्राम से आप देख लीजिएगा। अब उन स्टैंजास के एक्सप्लेनेशन के अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है अ नोट ऑन द थीम इन एक्सप्रेशन इन जयशंकर प्रसाद आंसू। तो उन्होंने जो आंसू लिखा है उसकी मेन थीम क्या थी वो आपको बतानी है। उसके अलावा इस पोएम में क्या क्या एलिमेंट्स हैं ये बताने हैं, एंड देन कौन सी लैंग्वेज का उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, और एज अ पोइट आप उनको किस तरीके से देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें कबीर की, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी होगा, डिस्कस कबीर दास एज अ पोइट, और उनका पोइटिक स्टाइल क्या था, उनकी पोइट्री की थीम्स क्या थी, और एज अ सोशल रिफॉर्म आप उनको किस प्रकार से देखते हैं। मीन्स कि आपको लगता है उनकी जो पोइट्रीज़ हैं वो सोसाइटी में कोई भी रिफॉर्म्स लाने में थोड़ी बहुत भी कैपेबल्स थी, तो एज अ सोशल रिफॉर्म उनकी क्या इमेज थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 5 पे, जिसमें हमारे पास यहाँ पे भी 2 स्टोरीज थी, द हंट एंड देन अमृतसर आ गया, ठीक है। तो द हंट में पहली चीज़ भिकनी कौन थी, ठीक है, और जो मैरी थी वो प्रसाद जी के घर पे काम करती थी, क्या काम करती थी वो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना है। और मैचिज क्या चीज़ सिंबलाइज करता है, मतलब किस तरीके से मैरी ने इस चीज़ को यूज़ किया है, ठीक है। और कलेक्टर सिंह कौन था, वो कुरुद में क्यों आया था, फेस्टिवल कौन सा, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे तेहरी गांव के, वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, और जो ये जगह है तोहरी नाम से, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना है। प्रसाद जी कौन थे, और मैरी का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बतानी है कि इस स्टोरी में जो आपने यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइफस्टाइल देखी, आपने रियल में या किसी और विलेज में ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखी हों, तो वो एक दूसरे से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमृतसर आ गया।
who all are present around the author in the train and how he described them। तो जब ऑथर जिस वक्त ट्रेन में होता है उस वक्त उसके आसपास और कौन कौन लोग थे, क्या क्या वो कर रहे थे, मीन्स ट्रेन में उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी अमृतसर आ गया वाज सेट ऑन विच टाइम। तो कौन से समय की स्टोरी है और व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन अराइजिंग इन इंडिया, उस समय भारत की स्थिति किस प्रकार की है, क्या कंडीशंस थी वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो बाबू था क्लर्क उसका कैरेक्टर स्केच पूछा हुआ है। एंड देन नेक्स्ट आपसे पूछा है डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज़। देखिए हमने इस स्टोरी को अभी जस्ट कवर किया है, तो आपने देखा होगा उसमें कि पठान में और बाबू के कैरेक्टर में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी कि जब तक ट्रेन पाकिस्तान में होती है पठान काफ़ी पावरफुल फील करते हैं खुद को और वहाँ के लोगों को काफ़ी डरा के रखते हैं और दूसरे लोगों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं। एंड देन जब ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर की तरफ चली जाती है तो उस टाइम पे सेम चीज़ें बाबू रिपीट करता है। तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ आपने नोट की, वही आपको एक्सप्लेन करनी है। विच इंसिडेंट टू प्लेस व्हेन द ट्रेन रीच वाजिरबाद। जब ट्रेन वाजिरबाद पहुंचती है तो उस टाइम पे क्या इंसिडेंट होता है। देखिए हमने डिस्कस किया था कि वो 3 लोग होते हैं जो ट्रेन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, बाबू उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है वो आपको बताना है। डिस्क्राइब इन डिटेल द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की मेन जो थीम थी वो क्या थी वो आपको बतानी है। व्हाट डज बाबू डू विद मैन। जिस व्यक्ति ने दरवाजे को, कंपार्टमेंट के दरवाजे को नॉक किया तो उसके साथ में बाबू ने कैसा रिएक्ट किया। तो हमने देखा था उसने एक आयरन रॉड लिया हुआ था जिससे वो लोगों को मारने लगता है, एक व्यक्ति का उसने सर भी फोड़ दिया था जिससे बाकी सब लोग उससे डर जाते हैं। ठीक है, तो अमृतसर को छोड़ने के बाद में क्या इंसिडेंट हुआ वो आपको बताना है। व्हाट हैपन व्हेन द ट्रेन रीचेज अमृतसर स्टेशन। और जब अमृतसर स्टेशन पे ट्रेन पहुंच जाती है तब वहाँ पे क्या इंसिडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारी लास्ट यूनिट 6 की तरफ, क्योंकि जो आपकी यूनिट 7 और 8 हैं उनमें मेनली ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने नीचे कुछ पैराग्राफ्स इंक्लूड किए हुए हैं, आप एक बार उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट फिक्शन था कन्यादान, जिसमें से आपसे पूछा है सेवा कौन थी और उसका क्या रिएक्शन था जब ज्योति ने बताया कि उसको अरुण से शादी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई नाथ डिड एक्सेप्ट द इन्विटेशन फॉर गिविंग स्पीच इन ऑटोज बायोग्राफी। ठीक है, इन अरुण्स ऑटोबायोग्राफी। तो नाथ ने जो इनविटेशन था अरुण का उसकी ऑटोबायोग्राफी के फंक्शन में स्पीच देने का, उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ज्योति डिड कॉल हर फादर अ हिपोक्रेट। ज्योति अपने फादर को हिपोक्रेट क्यों कहती है। ठीक है, और यही कह करके उसने घर छोड़ दिया था। तो क्या रीजंस थे वो आपको बताने हैं। डिस्क्राइब दी वेरियस थीम दैट विजय तेंदुलकर हैज़ पोर्ट्रेड इन हिज प्ले कन्यादान। तो कन्यादान में कौन कौन सी थीम्स को यहाँ पे राइटर विजय ने दिखाने की कोशिश की है, यू हैव टू डिस्कस देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ नाथ। ज्योति के जो फादर हैं उनका कैरेक्टर स्केच पूछा है, तो इस पर तो आप काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। आप देखेंगे कैसे वो माइंड गेम्स खेलते हैं, कैसे वो आइडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, उससे पहले वो कैसे थे, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे राइटर विजय हैं वो अपने थॉट्स को किस तरीके से कन्वे करना चाहते हैं ड्रामा के थ्रू, क्या मैसेज वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। फिर आपसे पूछा है अरुण का कैरेक्टर स्केच। ज्योति अपने फादर को ब्लेम करती है अपनी अनहैप्पी मैरिज लाइफ के लिए, तो किस हद तक या कितना ये सही था ब्लेम करना। वाई द प्ले इज कंसिडर डिफरेंट फ्रॉम अदर दलित प्ले। तो ये जो प्ले था बाकी के दलित प्ले से कितना डिफरेंट था और दलित या ज्योति और अरुण की लाइफ स्टाइल को इसने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो आपको डिटेल में बताना है। अब लास्ट है हमारे पास यहाँ पे आधे अधूरे, तो इसमें आपको बताना है मैन और वुमेन का जो रिलेशनशिप है इस प्ले में उसको किस तरीके से राइटर ने यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। ठीक है, दूसरा जो महेंद्र नाथ है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना है। एंड नेक्स्ट जो फैमिली मेम्बर्स की सिचुएशन है इस ड्रामा में वो आपको बतानी है। तो सभी मेम्बर्स या सभी कैरेक्टर्स के नाम आप याद रखें और इंडिविजुअली एक एक करके आपको सब पे डिस्कस करना है। किन्नी कौन थी इस स्टोरी के अंदर, थीम क्या था इस ड्रामा का, और जो सावित्री है आधे अधूरे में मेन कैरेक्टर उसका कैरेक्टर स्केच बताना है। ठीक है, उसके अलावा जुनेजा कौन था, क्या इंटरप्रिटेशंस थी उसकी सावित्री को लेकर के, क्या सावित्री के साथ उसका रिलेशन था वो आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे डज द प्ले प्राइमरी सेंटर ऑन अ क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड मीनिंग, एक्सप्लेन विद अ रीजन आंसर। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अपने अस्तित्व की, अपने आइडेंटिटी की एक लड़ाई है, तो किस तरीके से एक सेंटर उसको बनाया गया है, आपको रीज़न के साथ आंसर देना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए हिंदी टू इंग्लिश तो मेन आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स देख पा रहे होंगे, कुछ पैसेज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं। तो देखिए सिंपल से रूल्स या टिप्स आपको दिए गए हैं कि आप पैराग्राफ को या पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ें। तो अगर आपका पैसेज काफ़ी छोटा सा है तो आप उसको 2 से 3 बार मतलब ज़रूर पढ़िएगा। अदरवाइज जब आप उसको पढ़ते चलें तो साथ के साथ उसके मीनिंग या उसके सेंस को समझते चलें और लिखते चलें।
मीनिंग या मैसेज क्या देने की कोशिश की है वो समझने की कोशिश करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का या जो एक्टिव पैसिव है उनके रूल्स को याद रखें थोड़ा सा, और उसी के अकॉर्डिंग आप पर्सन में ज़रूर चेंज करें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड में किस में दिया हुआ गया है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पैसेज है, आप एक बार इनको टेलीग्राम से जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड देन आप इनकी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एक आपको पैसेज मिलेगा और एक आपको स्टेंजा मिलेगा, तो दोनों को ही आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा और भी आपके कोई डाउट्स या कोई भी पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मुझे टेलीग्राम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के मैं सारे इस वीडियो में आपको करा चुकी हूँ। इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी के भी मैं जल्दी ही कराऊंगी।